हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, हमें विश्वास है आप लोगों पर। ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, ठीक रहेगा। चलते हैं हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। हम लोग इससे पहले प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा लेसन 4 है, इसके कई वीडियो हमने दिया है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देखिए, सारे अध्यायों को समझिए बारी बारी से। प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे, उसके क्या क्या परिणाम हुए, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणामों को हमने चर्चा किया, फिर उसके लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय सारे क्वेश्चन हमने दिए हैं। आप जाइए पाठ में और देखिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज जो पढ़ना है हमें प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध लेसन का जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। नंबर 1 में है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। आप लोग पढ़े थे कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो कोई युद्ध जो होती है ना मेरे भाई, उसका कोई अचानक कारण नहीं होता है। वो धीरे धीरे उसके कारण होते हैं। और वही सुलगते 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 एक ऐसा समय आता है कि वह विस्फोट हो जाता है। क्या प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके भी कई कारण थे और वो धीरे धीरे एक बड़ा विस्फोट स्थिति में आ गई, नहीं आ गई, जो 4 वर्षों तक चला। इसके क्या क्या कारण थे उसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसका नंबर 1 कारण है, पहला प्रथम विश्व युद्ध के पहला कारण है यूरोपीय शक्ति का बिगड़ना। यूरोपीय शक्ति का बिगड़ना। अब ये यूरोपीय शक्ति का बिगड़ना क्या, समझिए। हमने बताया था कि साम्राज्यवादी के क्षेत्र में इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन ये सब आगे आए, पहले आए। बाद में आए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली का कहना था कि यूरोप महादेश के देश इंग्लैंड भी हैं, फ्रांस भी हैं, तो उगते हुए सूरज में हमारा भी बराबर का अधिकार हुआ क्योंकि हम भी यूरोप के देश हैं, नहीं। अब ऐसी स्थिति में दोनों में थोड़ी सी कटुता बढ़ने लगी। किसके किसके बीच? तो इंग्लैंड, फ्रांस और इधर ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। नंबर 1 कारण ये था। ठीक है, दूसरा कारण था गुप्त संधियां। हमने बताया था आपको कि जर्मनी का जब एकीकरण चल रहा था तो जर्मनी के जो चांसलर थे जिनका नाम था बिस्मार्क, बड़ा ही कूटनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी आदमी था। हेलो, उसने क्या किया, एकीकरण के समय फ्रांस के जो सबसे धनी प्रदेश अल्सेस लारेन थे उस पर अपना अधिकार कर लिया और उसी के बगल में एक जगह था जिसका नाम था मोरक्को। मोरक्को को भी वो क्षति पहुंचाया। इसीलिए वह उसका बदला लेना चाहता था। कौन? फ्रांस। और फ्रांस के डर से जर्मनी ने क्या किया, अपनी संधि कर लिया इटली से, सॉरी ऑस्ट्रिया से, हंगरी से। और इधर फ्रांस देखा कि जब जर्मनी संधि कर लिया है तो हम भी संधि कर लेते हैं, तो ये भी कर लिया इंग्लैंड और रूस से। अर्थात विश्व 2 गुटों में बट गया, जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, तो हम लोग 2 कारण पढ़ रहे थे, गुप्त संधियां नहीं। तीसरा कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। हमने बताया कि इंग्लैंड, फ्रांस तो सबसे आगे थे ही, बाद में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी ये सब देश जब आए तो क्या होता था कि जब कोई नया देश का खोज होता तो उस समय ये भावना फैल गई थी कि जितने बड़े राष्ट्रों पर हमारा अधिकार होगा, जितना देश पर हमारा अधिकार होगा, हम उतने ही ताकतवर होंगे। और ऐसी स्थिति में कोई नया देश का खोज होता ना तो उस जगह पर इंग्लैंड, फ्रांस ये सारे देश जो है ना वहां पर पहुंच जाते, किसके लिए? अधिकार के लिए। जिसके कारण आपसी क्या हो जाता था, संघर्ष बढ़ते रहता था, नहीं। और यही कारण था युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। अगला था सैन्यवाद। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारी सेनाओं का निर्माण शुरू हो गया। हर देश अपनी अपनी सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या होने लगा कि जिसके पास ज्यादा शक्ति हुई, ज्यादा सेना हुआ, वो भी युद्ध का कारण बनी। आगे था उग्र राष्ट्रवाद।
सब अपने अपने को अधिक उग्र बनाने लगे। उग्र का मतलब हुआ नए नए हथियार, नए नए युद्ध सामग्री, ताकि कभी भी संकट के समय में हमारी सहायता हो सके। नहीं, इन सब कारणों से, और सबसे बड़ी चीज थी समाचार पत्रों का। उस समय समाचार पत्र भी धोखा कर दिया। नहीं, हर देश का समाचार पत्र उल्टा खिलाफ लिखता था। जर्मनी का समाचार पत्र इंग्लैंड और फ्रांस के झूठी बातों को लिखता, ताकि वहां के लोग जो पढ़ते थे उसको लगता था कि ये सही घटना घट रही है, और इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ उसके लोगों के मन में आक्रोश की भावना। इंग्लैंड और फ्रांस का समाचार पत्र जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बारे में गलती लिखता, और ऐसी जोशीले बात लिखता कि पढ़ने के बाद लड़ाई का मन भावना बन जाता था। इसलिए लोगों के मन में लड़ाई की भावना पनपने लगी, संघर्ष की भावना, और धीरे धीरे संघर्ष होने लगा। तत्कालीन कारण क्या था, सो ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारक क्या थे। हमने बताया था कि ऑस्ट्रिया का युवराज और उसकी पत्नी, ऑस्ट्रिया देश है ना, उसका राजा का बेटा यानी युवराज और उसकी पत्नी कहां पर पहुंचा? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो, है ना, सेराजेवो पहुंचा। और जब वहां गया तो वहां काले हाथ नामक एक आतंकवादी संगठन था, जो उसका क्या कर दिया? गोली मार दिया, हत्या कर दिया। ये 28 जून 1914 की घटना थी। अब ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया की सरकार को कहा कि तुम आतंकवादी संगठन को आत्मसमर्पण करवाओ या तुम खुद सरेंडर करो। वह कुछ भी करने से इनकार कर गया। तो इस मजबूरी में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। नहीं, और वहां से जैसी युद्ध की घोषणा हुई, ऑस्ट्रिया एक तरफ, सर्बिया एक तरफ। सर्बिया की मदद करने पहुंच गया कौन? रूस। तो ऑस्ट्रिया की मदद करने पहुंच गया कौन? जर्मनी। फिर सर्बिया की सहायता करने इंग्लैंड और फ्रांस। तो इधर पहुंच गया ऑस्ट्रिया की सहायता करने के लिए हंगरी, है ना। इस तरह से पूरे दुनिया के दो गुट बने हुए थे, दोनों गुट आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे। ठीक है, तो ये थे प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारक। आशा करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, युद्ध बहुत घातक था, तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम भी हुए होंगे, नहीं हुए? तो क्या क्या परिणाम हुए उसको देखते हैं। नंबर 1, राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ सब समझिए, माने उसका क्या फल निकला युद्ध का। तो नंबर 1 याद रखेंगे, साम्राज्यवाद का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना कुछ हद तक इंग्लैंड फ्रांस की शक्ति कमजोर हुई, जर्मनी ऑस्ट्रिया की शक्ति तो बिल्कुल ही नष्ट हो गई। तो जो जर्मनी के हिस्से में था जो देश, जो ऑस्ट्रिया के हिस्से में जो देश था, वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया, नहीं हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति कमने के कारण उसका भी कुछ देश क्या होने लगा? स्वतंत्र। और इसके बाद लगभग सभी देशों में ये भावना फैली कि अब किसी देश पर कोई अधिकार न करे तो इस तरह का युद्ध न होगा। यानी साम्राज्यवाद का धीरे धीरे क्या होने लगा? अंत होने लगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशों की शक्ति क्या होने लगी थी? कम हो गई थी। दूसरा कारण था विश्व के मानचित्र में परिवर्तन। याद रखेंगे क्या हुआ? विश्व के मानचित्र में परिवर्तन। अब ये क्या हुआ तो समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो छोटे छोटे देश थे उसको जोड़कर एक बड़ा देश बनाया गया। अब मान लीजिए छोटा छोटा देश का ये नक्शा हो, एक देश का ये नक्शा हो, एक देश का ये, तीनों को जोड़ के ये, तो बीच वाला बाउंड्री क्या हो गया? खत्म। तो नक्शा नहीं बदल गया। अब कोई देश बड़ा है तो इसका कुछ हिस्सा काट के इसको दे दिया गया, कुछ काट के इसको दे दिया गया। तो अब इसका नक्शा जो यहाँ था, ये नक्शा क्या हो जाएगा? अब इतने को ना नक्शा होगा, नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि मानचित्र में परिवर्तन होने का मतलब है कि जो बड़ा बड़ा देश था उसको काट के छोटा देश बनाया गया, और छोटा देश को दूसरे देश के साथ जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं कि जिस देश पर जिसका अधिकार था, जब उसकी शक्ति कमी, तो या तो स्वतंत्र हो गया या उस पर कोई दूसरा देश अधिकार कर लिया। जैसे जर्मनी के बहुत सारे जो उपनिवेश थे उस पर इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या कर लिया। अब मान लीजिए जर्मनी, अगर ये विश्व का मैप हो, ये विश्व का मैप है जहां पर जर्मनी का हिस्सा हम हरियर रंग से रंगते हैं, रंग दिए। अब युद्ध के बाद ये हरा रंग से रंग दिए, कौन हिस्सा? ये जर्मनी का है।
अब अब इस युद्ध खत्म हुआ तो इस पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, तो इंग्लैंड को हम लाल से रंग देते हैं, और इस पर आधा हिस्सा पर फ्रांस का अधिकार हो गया, तो ये फ्रांस का हो गया। तो पहले वाला जो हरा था वो हरा रह गया, यानी जर्मनी का हिस्सा वो रह गया, नहीं रह गया, वो किसका हिस्सा हो गया, वो इंग्लैंड। और तब मानचित्र में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, नहीं। चलिए, तीसरा परिणाम हुए धन जन की अपार क्षति। आपने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध में 4 वर्षों तक लड़े गए, काफी धन और काफी जन, माने काफी लोग मारे भी गए और धन का भी काफी हानि हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्था में काफी क्षति हुई, विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, विश्वव्यापी आर्थिक संकट माने विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। अब ये क्या था कि अब बाजार में पैसे उपलब्ध था ही नहीं जो सामान खरीदे, जितना युद्ध में सब लागत खर्च हो गया, तो हमारे पास पैसा है जो हम खर्च करें, नहीं। और विश्व में सामान बना हुआ, दुकान में सामान पड़ा हुआ, फैक्ट्री में सामान बन के तैयार है, खरीदने वाला है ही नहीं। अब फैक्ट्री मालिक को जब बिक नहीं रहा है तो वह कच्चा माल लेगा क्यों, नहीं। तो किसान को उत्पादन करके पड़ा हुआ है, पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, यानी पूरा विश्व का देश ना भूखों मर रहा था। ये स्थिति आ गया था 1929-30 में, विश्वव्यापी आर्थिक संकट। स्त्रियों की स्थिति में तब सुधार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना धीरे धीरे स्त्रियां की स्थिति भी क्या होने लगी, अच्छी होने लगी। मजदूरों की स्थिति में फिर से सुधार हुआ। विश्व का शांति का प्रयास, आपने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब देश सोचा कि लड़ाई लड़ना ना बड़ा खतरनाक है, जीतते हैं हारते हैं उससे मतलब नहीं है, खर्चा तो सबको होता है, क्या लड़ने वाला जो भी पार्टी हो, चाहे वो हारे चाहे जीते, खर्च तो सबको करना पड़ता है। अब खर्च करने के बाद सबकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, कमजोर, सबके लोग मारते हैं, किसी का ज्यादा मरे किसी का कम मरे, मरता तो है ना हर देश का आदमी, नहीं। तो सब लोगों ने प्रयास किया कि अब विश्व में ऐसी लड़ाई, इसके लिए विश्व शांति का प्रयास यानी राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, राष्ट्र संघ, ताकि विश्व में शांति बना रहे, झगड़ा न हो। अगर कोई झगड़ा की स्थिति आवे तो राष्ट्र संघ में दिया जाए, राष्ट्र संघ सबको क्या करेगा, सुलभ करेगा, ठीक है। और हुआ भी, उस समय फायदा भी हुआ था बाद में। और सोवियत संगठन का क्या हो गया उदय, हमने बताया था कि 1919 में राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो एक बहुत बड़ा देश के रूप में उभर करके आया था। 1917 में तो लड़ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध से हट गया, और उसके बाद 1919 तक वह क्या हो गया, एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया, कौन, सोवियत संघ। तब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, नहीं हुआ। चलिए, तो आपने क्या समझा, विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तब पहला परिणाम साम्राज्यवाद का अंत, मानचित्र में परिवर्तन, धन जन की अपार क्षति, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, मजदूरों की स्थिति में सुधार, शांति और सोवियत संघ का उदय। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। जितने भी छात्र हैं मौखिक ही बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछेंगे। क्या आप मानते हैं कि वर्साई की संधि आरोपी संधि है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, क्या आप ऐसा समझते हैं कि वर्साई की संधि एक आरोपी संधि है? अब आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, हमें बताएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग अभी तक अध्याय की पूरी कहानी पढ़ ली, एक अध्याय 2 अध्याय जो भी था वो सब क्लियर हो गया आप लोगों को, नहीं हो गया? यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सब कुछ अच्छी तरह से पढ़े ना चैप्टर जी। अब बताइए आप ही लोग, क्या प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि की गई जर्मनी के साथ, क्या वो आरोपी संधि थी? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आरोपी संधि। अब कैसे? अब देखिए, हम जो जानते हैं उसके हिसाब से बता दें आपको। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें दोनों राष्ट्रों की गलती थी, अरे किसी का कम था और किसी का ज्यादा था, गलतियां तो दोनों, लड़ी दोनों। तो चलिए, अब क्या होता है देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है, तो मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका अहम भूमिका निभाते हैं, और पेरिस का शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। उसमें अलग अलग संधियां की जाती है, नहीं, त्रियानों की संधि है, नहीं, और कई संधियां की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी संधि किसके साथ होती है, वर्साई की संधि किसके साथ, जर्मनी के साथ। अब वहां पर जर्मनी को भुलाया नहीं जाता है, संधि जर्मनी की है, फैसला जर्मनी के लिए है, लेकिन जर्मनी को भुलाया नहीं जाता है। और सारे मित्र राष्ट्र जो 27 देश के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे पेरिस के शांति सम्मेलन में, सारे लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और सब एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं,
कि भाई ये सब इंग्लैंड जर्मनी से लिया जाए। पहला तो युद्ध का जो खर्च हुआ इसकी पूर्ति करेगा कौन? जर्मनी। इसके बदले में फ्रांस उसके रेल और उसके कोयला पर उसका अधिकार होगा 15 वर्षों के लिए। उसके जो उपनिवेश हैं इंग्लैंड फ्रांस बांट लेंगे। उसका जो बंदरगाह है वो राशन को दिया जाएगा। जर्मनी का 2 हिस्सा कर दिया जाए ताकि आपस में वो कभी मिले नहीं। इसके अलावे उसकी सेना निश्चित कर दी गई कि आप 1 लाख से सेना ज्यादा नहीं रखेंगे। कोई वायुयान या युद्धपोत का निर्माण नहीं करेंगे। इस बीच किसी देश के साथ कोई संधियां नहीं रखेंगे, कोई मित्रता नहीं रखेंगे, नहीं। यानी पूरा एकदम तैयार कर लिया गया। और उससे पूछा नहीं गया जर्मनी से कि ये भैया जर्मनी वाले आप क्या चाहते हैं, पूछा नहीं गया। और वहां सरकार को बुलाई गई, जर्मनी सरकार, और उसको कहा गया साइन कीजिए। नहीं, जबरदस्ती उससे साइन करवाया गया। चल अब बताइए, ये संधियां उसके साथ नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि क्या है? एक आरोपित संधि है, जबरदस्ती एकदम। तुमको मानना है तो मानना है, तुम काहे झगड़ा किया ना? बताइए भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, जबरदस्ती संधि होती है। चलिए जो भी है, तो हमें जो पढ़ना था इतिहास में, एक घटना बता दें। एक जगह होता है ऐसा, अपने आस पड़ोस में कुछ गांव में हमने देखा है, सुना है ऐसा कि झगड़ा आपकी गलती आपकी है, आप जाकर के किसी को कपार फोड़ दिए, गलती आपका हुआ, नहीं, वो बेचारे हार भी गए, पछता भी गए। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए पंच को बुलाइएगा ना, पंच को थोड़ा सा खिलाने पिलाने का व्यवस्था कर दिए, 2 बोतल तारी या 2 किलो मछली हो जाए, तो पंच उल्टा आप ही को, कपार फूटल आपको, आप ही को जुर्माना कर देगा, 500 रुपया दहेगा खर्चा, लीजिए भाई। ऐसे पंच लोग हैं क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं समाज में। छोड़िए आइए किताब की ओर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। अब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ, इसके कारण तो हमको समझ में आया। अब यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था वर्साई की अपमानजनक, हमने बताया कि जर्मनी के साथ ये आरोपी संधि थी। वर्साई की संधि क्या थी? आरोपी संधि। अब जर्मनी वो चाहता था कि जो हमारे साथ अपमान किया गया है इसका बदला हम लें। जब जर्मनी का उदय हुआ, वो हिटलर वहां का चांसलर बना, तो वो इसका बदला लेने का सोचना शुरू कर दिया और विश्व में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया। कौन? हिटलर। विश्व में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि समझिए कि वो युद्ध का एक वातावरण तैयार कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। किसके कारण? तो हिटलर के कारण। और हिटलर का उदय क्यों हुआ? तब वर्साई के अपमानजनक संधि के कारण। वहां के जर्मनी में लोगों को पूरा एकदम ऐसा दिमाग में भर दिया वातावरण, ऐसा उसको समझा दिया लोगों को कि ये सब जो कष्ट पीड़ा हमरा है, ये किसके कारण है? मित्र राष्ट्रों के कारण हुई है, नहीं, ये वर्साई की संधि के कारण हुई है। और यही कारण जर्मनी का उदय हुआ। क्लियर? दूसरा कारण था इटली का असंतोष। हमने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली प्रथम विश्व युद्ध के साथ लड़ा था, सॉरी मित्र राष्ट्र के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में किसके साथ? मित्र राष्ट्र के साथ। और मित्र राष्ट्रों को खूब फायदा हुआ लड़ने के बाद, माने जो ही मिला जर्मनी की तरफ से, लेकिन इटली को कुछ भी। तो इटली को लगा कि ये हमरे साथ भेदभाव हुआ, हमरे साथ अपमान हुआ। सारे मित्र राष्ट्र जब जुटे कहां? पेरिस के शांति सम्मेलन में, तो हमरे का ही नहीं बुलाया गया। वो इसको समझ लिया कि हमारा अपमान। स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए आपके सारे रिलेशन वाले नहीं एक जगह जुट गए हों, भोज भात हो रहा हो और आपको नहीं बुलाया जाए, आप खाइए चाहे नहीं खाइए, उसे मतलब नहीं है। आपको बुलाया नहीं गया हो, खबर नहीं दिया गया, तो आपको थोड़ा लगेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है? अपमान हुआ है, अब हम कभी नहीं जाएंगे आपके यहाँ, नहीं। और इसका बदला हम लेंगे आपसे, सब भोज करेंगे, पूरा मोहल्ला को बुलाएंगे, थोड़ा सब रिलेशन वाला को छोड़ देंगे हम। क्या जी? होता है ऐसा। चलिए वही कहानी हुई, इटली को लगा कि हमारे साथ क्या हुआ? भेदभाव। और इस भेदभाव का बदला वो मित्र राष्ट्रों से लेने का सोचने लगा और मुसोलिनी उसका नेता बना। तो वातावरण तैयार कर दिया किसके खिलाफ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ।
अब इधर एक था मुसोलिनी, उधर था जर्मनी हिटलर, दोनों मिल गया एकदम ना, पूरा वातावरण तैयार कर दिया। तो मेन दो कारण थे, इसके अलावा और सब कारण थे। नंबर अगला था साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। उस समय बहुत सारा देश जब हार गया, शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तो वह कुछ देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। नहीं, जैसे हमने बताया था जापान चीन के कुछ जगह पर अधिकार कर लिया, फिर जर्मनी दूसरे देश पर अधिकार कर लिया, ऐसे ऐसे फिर से साम्राज्यवाद के कारण झगड़ा पनपना शुरू हो गया। यूरोपीय गुटबंदी, अब क्या हुआ देखिए, जब अपनी अपनी सुरक्षा की बात चल रही थी तो फ्रांस अपनी सुरक्षा कर रहा था और जर्मनी अपनी सुरक्षा कर रहा था। फ्रांस को लगा कि अरे भाई जर्मनी तो बढ़ रहा था ना, उसकी शक्ति बढ़ रही है, वो हमसे बदला फिर से लेगा, इसलिए झट से वह किससे संधि कर लिया, इंग्लैंड से, फिर कर लिया रूस से। जर्मनी देखा कि भाई हमारी संधि तो कमजोर पड़ रही है, तो झट से इटली से कर लिया संधि, वह कर लिया जापान से संधि, फिर विश्व दो गुटों में बट गया और वही फिर से झगड़ा का कारण बन गया। विश्व में गुट बटना ही समझिए कि झगड़ा का कारण नहीं बताए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से घटना घट गई थी कि विश्व दो गुटों में फिर से बट रहा था। कौन कौन? एक अमेरिका का गुट पूंजीवादी गुट, एक सोवियत रूस का गुट साम्यवादी गुट। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन बना दिया था, नहीं तब झगड़ा खत्म हुआ, नहीं तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, एकदम हो ही जाता, लेकिन वो बच गया समझिए। चलिए आई किताब की ओर। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति क्या था, इसे समझाए थे आपको कि उस समय साम्यवाद की बढ़ती शक्ति देख करके, रूस में जो साम्यवाद की शक्ति बढ़ रहा था, हेलो राजू जी पे अटेंशन, रूस की शक्ति जो बढ़ रही थी, इससे इंग्लैंड और फ्रांस चिंतित हो गया कि भाई ये बढ़ रहा है, हो ना हो ये फिर से हम पर आक्रमण करे, अधिकार कर ले, लड़ाई कर दे। लेकिन कर भी तो क्या कर सकता था, वो कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन उसका दिमाग लग गया कहां, इधर जर्मनी और मुसोलिनी इटली का, ये दोनों साम्य विरोधी थे, साम्यवाद का विरोधी था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के दिमाग में क्या आया, सोचिए, वो सोचा कि जब इटली और जर्मनी की शक्ति बढ़ेगी तो रूस के साम्यवाद को वो रोकेगा, वो दोनों का टकराव होगा। इसीलिए ये रूस की शक्ति के बढ़ते चिंतित देख करके, माने उसकी चिंता से, ये मुसोलिनी को और जर्मनी के जो हिटलर थे उसके शक्ति को उसने रोकने का प्रयास नहीं किया। इसी को कहते हैं हम लोग तुष्टीकरण की नीति। ठीक है, मैंने अपने बारे में सोच रहा था, इसकी शक्ति बढ़ रहा है उसके बारे में वो नहीं सोचा, परिणाम हुआ कि ये भी बढ़ गया और उधर जर्मनी भी बढ़ गया, और लड़ाई किसे हो गया, उल्टा इंग्लैंड और फ्रांस से हो गई। नहीं, यही नीति क्या थी, तुष्टीकरण की नीति। आगे है राष्ट्रसंघ की विफलता। देखिए अभी हमने बताया कि राष्ट्रसंघ बनाया गया था क्यों, कि आपस में झगड़ा न हो। नहीं, अगर झगड़ा की स्थिति आवे तो इस समस्या कहां दिया जाए, राष्ट्रसंघ को, और राष्ट्रसंघ झगड़ा को क्या करेगा, शांति ढंग से सुलझाएगा। तो उस समय शुरू में ना ये हुआ, फायदा हुआ, कुछ कुछ झगड़ा गया ना तो उसको वह शांति ढंग से सुलझाया। कैसे कैसे कौन कौन झगड़ा सुलझा वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि राष्ट्रसंघ समझाया, सुलझ गया। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रसंघ ना विफल होने लगा, कोई समस्या जाता ना तो वह ढंग से लोग उसकी शक्ति को न मानते नहीं थे। इसके पीछे कारण भी था कि क्यों यह असफल हुआ। लेकिन समझिए कि राष्ट्रसंघ की बात को ना देश मानना छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, जर्मनी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया, इटली राष्ट्रसंघ से कहा हम ओकरे नियम को ना मानेंगे, जाओ, वो अलग हो गया तो कोई कुछ उसको कहा नहीं। यानी राष्ट्रसंघ के बात को ना धीरे धीरे लोग मानना क्या कर दिए, छोड़ दिए, इसीलिए भी झगड़ा का कारण बना। नहीं, आगे थे तत्कालीन कारक। हमने बताया था तत्कालीन क्या था, कि जर्मनी ने किसको कहा था, याद है ना, पोलैंड को। किसको कहा था, पोलैंड को, कि ये जो हमारा देश है ना, माने वहां पर जो जर्मनी भाषी लोग हैं वो हमको दे दो, और नहीं दोगे तो क्या करेंगे, तुमको आक्रमण कर देंगे, लड़ाई हो जाएगी। वही हुआ। पोलैंड क्या किया, इस बीच जर्मनी जब उसको धमकी दिया तो इंग्लैंड और फ्रांस से संधि कर लिया। जैसे ही जर्मनी को मालूम हुआ कि ये हम इसको कहे कि क्षेत्र हमको दो, जो जर्मनी भाषित क्षेत्र था, तो ये उल्टा कर गया, कहाँ गया, हमारे दुश्मन से लड़ने गया थी, समझौता कर लिया, देखते हैं इसको कौन बचाता है। आक्रमण कर दिया उसको 1 सितंबर को पटक से।
कब? 1 सितंबर 1939 को। अरे कुछ है, पोलैंड तो एक कर का हिस्से था उसका। जर्मनी बड़का बाघ वाला मुंह है, और वो चूहिया था कौन? पोलैंड। एक के कर में तो उसको खाइए गया, हबोक लिया तुरंत। यानी कहने का अर्थ आक्रमण किया तुरंत पोलैंड हार गया, समझ रहे ना? लेकिन पोलैंड की सहायता करने कौन पहुंचा? इंग्लैंड और फ्रांस। बाद में रूसो चला गया नहीं, और जब वो पहुंचा तो फिर जर्मनी की सहायता करने के लिए इटली और जापान पहुंच गया। फिर से विश्व युद्ध शुरू, लड़ाई हुआ। क्या क्या हुआ था वो तो घटना हम लोग पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है केवल कारण। तो हम सबको कारण कर दिए, तुम लोगों को कारण नहीं कर रहे हैं, तुम लोग कारण नहीं, मैंने कारण बताए। चलेंगे, अगला है 5, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम माने युद्ध हुआ तो उसके क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान। परिणाम का मतलब ये ना, क्या फायदा और क्या नुकसान। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के क्या फायदे क्या नुकसान में चलते हैं। पहला तो हमने बताया था धन जन की अपार क्षति। कितने लोग मारे गए थे याद है ना? 5 करोड़, 5 करोड़ लोग मारे गए, और कितने घायल हुए उसका तब नामे नहीं लीजिए, 45 शायद करोड़ कितना घायल हुआ था, नहीं इतने लोग मारे गए। यानी युद्ध में धन का तो छोड़ दीजिए, जन की हानि इतनी थी। और धन की हानि हमने बताया था, केवल इंग्लैंड कितना खर्च किया था? 2000 करोड़, 2000। आज रूस किया था अपने आय का कितना? 1/4। बाप रे बाप, कितना पैसा खर्च हुआ होगा वो तो छोड़ दीजिए, केवल ये 2 देश की बात कर रहे थे। अब बाकी जितने देश खर्च किए होंगे तो छोड़ दीजिए। जिसको बनाने में बरसों बरस लगता था, एक के बम में जाके उसको तहस नहस कर देता था ना जी। और अभी ऐसा युद्ध हो जाए तो क्या होगा? तो नहीं, पूरी दुनिया पलटी मार देगा। हाँ हमारी ये देगा। अरे देखिए ना, एक एक देश के पास 400 500 परमाणु बम है, 1200 परमाणु बम है। परमाणु बम छोड़िए, एक तो हाइड्रोजन बम का खोज हो चुका है, हाइड्रोजन बम का खोज हो चुका है। हाइड्रोजन बम तो परमाणु बम से ज्यादा घातक है। जब उसका परीक्षण हुआ तो 3 देश में भूकंप आ गया। छूट जाएगा तो क्या होगा था सोच लीजिए अंदाजा। हाँ बनाने वाले तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये किंग जोंग के पास है ना, तानासा नहीं है वो सनकहलाहा, क्या नाम उसका? किंग जोंग। अरे उत्तर कोरिया का नहीं है तानासा, किंग जोंग। अमेरिका को धमकी दे दिया किंग जोंग, कहा कि हम अपने सनकल उनकल है, आप दिमाग हम करा नहीं चाहती है, नहीं तो आपको एगो हाइड्रोजन बम छोड़ देंगे अमेरिका में जाके, बस सब छिड़िया जाइएगा सा। अमेरिका भी देखा कि ठीक है पगला है ये, ठीक है ना, ये छोड़ियो देगा, इसको कोनो दिमाग नहीं है। बहुत तानासा है, उसका नाम है सन की तानासा। छोड़िए, अमेरिका को धमकी दे दिया, बताइए, अमेरिका उतनी बड़ी देश, उसको वह धमकी दे दिया। ठीक है, अमेरिका डर गया उससे, समझौता कर लिया, संधि कर लिया, जब तू कहेगा सो ही मानेंगे थोड़े बात। ठीक है, छोड़िए आई किताब की ओर। ऐसे भी वो समाचार में ना वो रहता है ऐसे, मैंने उसको लोग ऐसे कहते हैं तानासा। छोड़िए, तो हम लोग चल रहे थे किताब की ओर। तो धन जन की क्या हुई? अपार क्षति हुई। किसमें? द्वितीय विश्व। प्रथम विश्व से ज्यादा हानि हुआ था, बहुत ज्यादा लोग भी मारे गए थे, क्योंकि युद्ध तो चला था 6 साल, वो चला 5 साल, ये चला 1939 से 1945, 6 साल, वो चला 4 साल, ये चला नहीं, ज्यादा दिन चला, ज्यादा खर्च हुआ। औपनिवेशिक एकांत। अब के बाद जब राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो राष्ट्र संघ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र, कि नहीं, यही साम्राज्यवाद ही मेन कारण है, इसी को खत्म करो, बस लड़ाई खत्म। सब देश बात को माने, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इतना ही नहीं, उसके बाद तो इंग्लैंड, फ्रांस और जो साम्राज्यवादी देश थे, उस सब की शक्ति क्या होने लगी? कमजोर हो गई। अब किसी पर वो शासन करने लायक नहीं रह गया, उसकी अपनी सेना तो धीरे धीरे सब मर गया, समझ रहे हैं? उसके पास आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उद्योग धंधा सब बंद हो गया उसका, तो वो क्या किसी पर शासन करे? नहीं, अरे हमारा ताकत रहेगा, राजा लायक रहेंगे तब ना हम किसी पर अधिकार करेंगे। हम खुद देख कमजोर हो गए थे, क्या हम किस पर शासन करेंगे? इसीलिए धीरे धीरे सब देश उससे क्या होने लगा? मुक्त। 1945 में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई, 1947 में हम लोग आजाद हुए, नहीं हुए क्या? तो ये था हमारे यहाँ स्वतंत्रता। तो किसके कारण? प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद का क्या हो गया? अंत हुआ।
चलिए, ऐसे बहुत सारे देश आजाद हुए, 47, 48, 50 में आते आते लगभग विश्व का सारा देश आजाद हो गया। इंग्लैंड की शक्ति कमजोर हो पड़ना, अभी तक दुनिया में इंग्लैंड का वर्चस्व था, भले इतनी वो देश था, लेकिन लगभग देशों पर वो अधिकार कर रखा था। बताइए, अकेला देश और दुनिया के बड़े बड़े शक्ति पर अधिकार कर रखा था। अगर इंग्लैंड और भारत की अभी लड़ाई हो जाए मान लीजिए, तो उस पर एक आदमी पर हम लोग 26 आदमी हिसाब करेंगे, समझिए। यानी हमारी आबादी ज्यादा है, उसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो हम पर शासन कर रहा था। अरे हमको बुझने उस समय नहीं आता था, हमको क्या, हमारे जो देशवासी थे इसलिए उसने शासन कर लिया, नहीं कर लिया। जो भी था, उसके पास सामरिक शक्ति थी, हमारे पास सामरिक शक्ति नहीं था, वो सब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल की देश इंग्लैंड की शक्ति क्या हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गया, वो आर्थिक दृष्टि से एकदम पिछड़ गया। सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। इंग्लैंड की शक्ति कमी दुनिया में, तो अमेरिका और सोवियत रूस दो महान शक्ति उभर करके सामने आया। हमने बताया अमेरिका किसका समर्थक था, पूंजीवाद का, और सोवियत संघ किसका समर्थक था, साम्यवाद का। दुनिया में दो गुट हो गया था उस समय। आगे था साम्यवाद की तेजी से वृद्धि, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना साम्यवाद की वृद्धि तेजी से हुई। बहुत सारे देश में साम्यवाद को मानने वाले लोग हो गए। कौन कौन, तो कोरिया, चीन, जापान, नहीं, इस तरह से साम्यवाद। ऐसे अभी भी जानिए, जापान पर किसका अधिकार है, अमेरिका का। हाँ, जापान की अपनी सेना नहीं है वहां पर, सब अमेरिका की सेना है, जानते हैं। वो सब अभी भी अमेरिका से संचालन होता है। ऐसे उसके पास टेक्नोलॉजी आता है, सब कुछ स्वतंत्र, ऐसा नहीं कि अमेरिका के अधीन में है, लेकिन उसकी सुरक्षा का दायित्व किस पर है, अमेरिका पर है। ठीक है, चाहे जो भी हो। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन 4, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। आशा करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, बाकी तो समझ ही रहे हैं, तो रोज रोज क्या कहना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ। अगला हमारा अध्याय होगा नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ।